हेलो। अदिति। Yes, sir. ओके, आवाज आ रही है अच्छे से? Yes, sir. लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई डाउट? No. ओके, गुड। हमने लास्ट क्लास में पुली शुरू किया था सॉल्व करना, पुली बेस्ड प्रॉब्लम। एंड मैंने दो अलग अलग तरह से टेंशन और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना सिखाया था। उसमें मैंने एक प्रॉब्लम के लिए एक्सेलरेशन एंड टेंशन कैलकुलेट करना सिखा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट जो तरीका था वो कैसे सॉल्व करते, देखिए एक क्वेश्चन था, मैं आपको दिखाता हूँ। एक मेरे पास पुली सपोज कर लीजिए किसी इस पॉइंट पे, और एक अनदर पुली सपोज कर लीजिए किसी इस पॉइंट पे। ये एक स्ट्रिंग यहां से कनेक्टेड, ये एक स्ट्रिंग यहां से कनेक्टेड, एंड एक ब्लॉक यहां से कनेक्टेड। ये मेरे पास सपोर्ट यहां तक। इस पर्टिकुलर से एक अनदर ब्लॉक कनेक्ट कर दीजिए, इसका मास m2, एंड यहाँ पे एक ब्लॉक कनेक्ट कर दीजिए, इसका मास m1। ये पूरा स्ट्रिंग कुछ इस तरह से मूव करके यहाँ तक, ये पूरा स्ट्रिंग मूव करके इस तरह से यहाँ तक। ये मेरे पास सपोर्ट। तो मैंने इसके लिए यूज किया था, सबसे पहले आप टेंशन ड्रॉ कीजिए ईच कंपोनेंट के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैं स्टार्ट करूं तो एक ही स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे टेंशन सेम सेम, तो इस पॉइंट पे टेंशन मान लीजिए टी, यहाँ पे भी टेंशन टी, यहाँ पे भी टेंशन टी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के जस्ट ऑपोजिट टेंशन टी, टेंशन टी, एंड इस पॉइंट पे भी टेंशन टी। अब देखिए इस पर्टिकुलर पुली को देखिए, उस पर्टिकुलर पुली में दो टर्म है, ठीक। टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल। तो उसके बेस पे डिफाइन करूं, ठीक, वहां पे क्या क्या टर्म आ रहे हैं। तो एक मेरे पास स्ट्रिंग इधर से कनेक्टेड है, इसमें भी टेंशन टी। एक मेरे पास स्ट्रिंग इधर से कनेक्टेड, इसमें भी टेंशन टी, एंड ये ब्लॉक डाउनवर्ड कनेक्टेड। टोटल अपवर्ड फोर्स, टोटल डाउनवर्ड फोर्स आपस में इक्वल होगा, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में टेंशन टी, इसीलिए यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, 2t। ये समझ आया? Yes, sir. अब मुझे कैलकुलेट करना है कि इस पर्टिकुलर टर्म में एक्सेलरेशन कितना होगा। तो मैंने आपको टर्म सिखाया था, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड टेंशन, तीनों के बीच में एक रिलेशन कुछ इस तरह से होता है, ठीक। जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा, एंड टेंशन उतना कम, दोनों दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में टेंशन टी है और इस स्ट्रिंग के लिए टेंशन 2t। तो अगर मैं इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में एंड इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो टेंशन तो के एक दूसरे के ट्वाइस है, तो एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट ट्वाइस होगा। तो यहाँ पे अगर टेंशन 2t है तो इसका एक्सेलरेशन a, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2a। आया समझ? Yes, sir. इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड देन उसके बेस पे मुझे दो इक्वेशन मिल जाएंगे, दोनों को सॉल्व करके एक्सेलरेशन टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जैसे अगर मैं m1 ब्लॉक के लिए लूं, तो इस m1 ब्लॉक पे एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है विच इज m1 टाइम्स ऑफ g, एक टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में t, एंड द होल सिस्टम इज गोइंग डाउनवर्ड विद सम एक्सेलरेशन 2a। तो इसके लिए मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, यहाँ पे कौन सा फोर्स लार्जर होगा अदिति? सर एक और बार रिपीट कर दीजिए। जैसे मैंने इस m1 ब्लॉक के लिए FBD ड्रॉ किया, तो इस पे डाउनवर्ड फोर्स m1g एंड अपवर्ड फोर्स टेंशन, एंड द होल सिस्टम इज गोइंग डाउनवर्ड बाय सम एक्सेलरेशन 2a। तो इन दोनों फोर्स में लार्जर फोर्स कौन सा होगा? M1G. Acceleration is equals to m1g minus tension t upon total mass of the block, which is m1. Cross multiplication will give you 2 times of m1 is equals to m1g tension। इक्वेशन आ गया। सिमिलरली अगर मैं सेकंड ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखूं, ये जो ब्लॉक है उसके लिए, तो उस पर कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है वो देखते हैं।
m1 m2, एक डाउनवर्ड फोर्स मेरे पास m2g, अपर डायरेक्शन में टेंशन मेरे पास 2t, एंड द होल ब्लॉक विल गो अपवर्ड बाय सम एक्सीलरेशन a। तो इसके लिए एक्सीलरेशन इक्वेशन क्या लिखिएगा, a इज इक्वल्स टू, कौन सा फोर्स लार्जर होगा, टेंशन और ग्रेविटी, 2t 2t, तो 2t yes minus m2g divided by mass of the block m2, cross multiplication m2a is equals to 2 times of tension minus m2 times g। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला रूल आप याद रखिए कि उसका टेंशन के कोएफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए, ताकि वो दोनों को सम अप करूं तो टेंशन का कंपोनेंट क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए दोनों इक्वेशन में टेंशन के कोएफिशिएंट सेम है, डिफरेंट है? डिफरेंट है। किस में वैल्यू कम है? m1g वाला। ठीक, तब इस पर्टिकुलर टर्म में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कोएफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे? तो ये पूरा yes टर्म sir 4 times of m is equal to 2 times of m1 minus 2 times of इक्वेशन था। सेकेंड इक्वेशन जो था उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो मेरे पास हो जाएगा m2 times a is equals to 2 times of t minus m2 times g। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर रहा था, ऐड कर दीजिए, ताकि ये 2t पॉजिटिव में ये 2t नेगेटिव में कैंसिल आउट हो जाए और आपको इक्वेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। आया समझ? अदिति समझ आया यहाँ तक? yes sir ओके, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आती है। फिर उस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में टेंशन की जगह पे पुट कर दीजिए, आपका टेंशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन की जगह पुट कर दीजिए, टेंशन आ जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए। तो पहले वाले में ऐड करना है। हाँ, जब कभी एक्सेलरेशन निकालना हो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो जो मैं लास्ट दो इक्वेशन लिखा था दोनों को ऐड कीजिए, 2t कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके ओके लिख लिया अदिति? यस उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू g ब्रैकेट में 2m1 माइनस m2 अपॉन 4m1 प्लस m2 r। सही है, उस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में एक्सेलरेशन की जगह पुट कर दीजिए, आपको टी की वैल्यू आ जाएगी। ओके ये सिंपली दोनों इक्वेशन को
सर टी की वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम आ रही है, लाइक टी की वैल्यू ए की वैल्यू डाल दी, अब सॉल्व एक ही करने वैल्यू में। जब पुट कीजिएगा तब तभी भी आ सकता है, और डायरेक्टली दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिएगा तभी भी आ सकता है। आपने क्या किया, एक ही वैल्यू पुट करने के बाद ए सॉल्व की किया? वैल्यू पुट किया है, उससे कुछ ज्यादा ही बड़ा आ रहा है। ओके, सिंप्लीफाई करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यस सर। एक मिनट में आपको सॉल्व करता हूँ। जैसे आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू आई होगी, कितनी आई एक्सेलरेशन? जी 2m1 माइनस m2 अपॉन 4m1 प्लस m2। 2m1 minus m2 डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2। ठीक, आपका इक्वेशन था फर्स्ट इक्वेशन 2 टाइम्स ऑफ m1a इज इक्वल्स टू m1g माइनस टेंशन t। ठीक, ये इक्वेशन था। यस सर। तो t को अगर मैं लेफ्ट साइड ले जाऊं, सो m1g माइनस 2 टाइम्स ऑफ m1a, a की वैल्यू है मेरे पास g टाइम्स 2m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 4 टाइम्स प्लस m2। अब सिंपली आप m1g कॉमन कर लीजिए इन दोनों टर्म्स। तो ये पूरा पूरे पास टर्म आ जाएगा कुछ इस तरह। यहाँ से बचेगा 1, एलसीएम कीजिएगा तो हो जाएगा 4 टाइम्स m1 प्लस m2 माइनस 2 टाइम्स दिस, तो 2 टू हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ m1 एंड ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ, नहीं मैंने m1 तो कॉमन कर लिया, एक मिनट। m1 जी मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे जाएगा 2 टू 4 टाइम्स ऑफ m1 एंड ये फिर इससे मल्टीप्लाइड तो हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यहाँ तक सही है? यस सर। ओके, अब ये टर्म कैंसिल, ये हो जाएगा 2 3 2 आ जाएगा g डिवाइड बाय 4 टाइम्स m2। यहाँ तक समझ आया? यस सर। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट डिफाइन करता हूँ इंक्लाइन प्लेन में चीजों को कैसे सॉल्व करते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए। यस सर। नेक्स्ट, अगर मैं एनी प्रॉब्लम्स को डिफाइन करूं किसी इंक्लाइन प्लेन के लिए, ठीक, ले लिया इस तरह, ये मेरे पास कोई इंक्लाइन प्लेन, ठीक, ये मेरे पास सम एंगल थीटा एंड ये मेरे पास इंक्लिनेशन बीटा। यहाँ पे मेरे पास कोई ब्लॉक है हैविंग मास m1 एंड यहाँ पे मेरे पास कोई ब्लॉक है हैविंग मास m2। यहाँ पे मेरे पास कोई पुली इसके साथ कनेक्टेड, तो देखिए ये स्ट्रिंग इस पर्टिकुलर पुली के साथ कनेक्टेड इस तरह एंड यहाँ पे एक स्ट्रिंग पुली के साथ कनेक्टेड इस तरह। मुझे कैलकुलेट करना है इस पूरे सिस्टम के लिए क्या दोनों ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन सेम होगा डिफरेंट होगा। तो आप यहाँ पे टेंशन ड्रॉप कीजिए, टेंशन के कंपोनेंट। तो देखिए अगर मैं फर्स्ट इस वाले स्ट्रिंग में देखूं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज जस्ट अपोजिट टेंशन टी, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जस्ट अपोजिट टेंशन टी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जस्ट अपोजिट टेंशन टी, टेंशन टी। देखिए दोनों ब्लॉक के लिए टेंशन सेम सेम है, यस सर। तो एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक के लिए सेम होगा। सपोज कर लीजिए इस एक्सेलरेशन को मैंने ए कहा, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ए ही होगा। अब क्या कीजिए, कंपोनेंट ब्रेक कीजिए उन इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए, ठीक। जैसे मैं इस पर्टिकुलर प्लेन के लिए डिफाइन करूं तो एक मेरे पास इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे अज्यूम कर लीजिए, इस ब्लॉक के लिए डिफाइन करूं तो एक मेरे पास इंक्लाइन प्लेन यहाँ अज्यूम कर लीजिए। अब देखिए उस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं।
अगर मैं लेफ्ट वाले ब्लॉक पे देखूं, यहाँ पे मास m1, एक मेरे पास वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करती होगी विच इज m1g, सरफेस के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट। तो अगर मेरे पास ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो फिर से ये एंगल हो जाएगा थीटा, बोल सकते हैं। यस सर। तो उसके बेस पे ये मेरे पास जो कंपोनेंट हो जाएगा, दिस विल बिकम्स m1 टाइम्स ऑफ g cos थीटा एडजेसेंट टू द थीटा। तो उसके जस्ट परपेंडिकुलर ये टर्म मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन कंपोनेंट व्हिच विल बी m1 टाइम्स ऑफ g इनटू sin थीटा। टेंशन बैकवर्ड डायरेक्शन में t एंड ब्लॉक विल मूव अपवर्ड बाय सम एक्सेलरेशन a, ऐसे बोल सकते हैं। यस सर। तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं, नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स, टेंशन बड़ा होगा कि mg बड़ा होगा? टेंशन। So t minus m1 times of g into sin theta divided by mass of block m1, cross multiplication, so m1a should be equals to t minus m1 times of g sin theta। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सिमिलरली अगर मैं सेकंड ब्लॉक के लिए डिफाइन करता, यहाँ पे मेरे पास मास m2, एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करती होती विच इज m2 टाइम्स g, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बीटा एंगल पे इंक्लाइन, तो एक मेरे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो ये भी एंगल कितना हो जाता, बीटा। फोर्स उसके एडजेसेंट एंगल के साथ कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, तो ये टर्म हो जाता है m2 टाइम्स ऑफ g cos बीटा, एंड उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये टर्म हो जाता है m2 टाइम्स ऑफ g sin थीटा। एंड स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक टेंशन T, the block will be moving towards downward by some acceleration a। ये इसका कंपोनेंट ब्रेकिंग सही समझ में आया? यस सर। अब मैं इसके लिए इक्वेशन क्या बोलूंगा, a इज इक्वल्स टू, बताइए जरा। m2g sin theta minus t divided by m2। So cross multiplication will gives you m2 times of a is equals to m2 times of g sin theta minus tension t। अब दोनों में t का कोफिशिएंट सेम सेम है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, आपको a की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड कर दीजिए या a की वैल्यू पुट कर दीजिए, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। आया समझ? यस सर। ओके, इसको सॉल्व कीजिए एक बार। a आ रहा sin theta g minus m1 plus m2 divided by m1, नहीं minus m1 plus m2 divided by m1 plus m2 m। एक मिनट, यहाँ पे जो दोनों तरफ एंगल था वो सेम नहीं था, यहाँ पे जो एंगल था वो बीटा था, ओ तो इसके sin लिए बीटा बीटा। है। ओके सर। तो आपको एक ही वैल्यू आ जाएगी, जी कॉमन कर लीजिए, तो हो जाता है m2 टाइम्स ऑफ साइन बीटा माइनस m1 टाइम्स ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यस सर। इस वैल्यू को टेंशन के फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा, तो आपका टेंशन आ जाएगा T इज इक्वल्स टू m1 टाइम्स ऑफ m2 ब्रैकेट साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइड बाय m1 प्लस m2। कितना आया? यस सर। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा था दोनों ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन एंड टेंशन सेम सेम था, तब इस तरह सॉल्व किया। अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया आपने? यस सर। जैसे आपका इंक्लाइन प्लेन कुछ ऐसा होता, सपोज कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक
एक मेरे पास ब्लॉक है ये, इसका मास m1, एक मेरे पास ब्लॉक है ये, इसका मास है m2। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर बनाऊं। एंड ये स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड, सपोज कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग कनेक्टेड, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग कनेक्टेड, यहाँ से यहाँ तक सपोर्ट, एंड यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग कनेक्टेड। कुछ ऐसा है। ये मेरे पास इंक्लिनेशन थीटा है। डिफाइन कीजिए क्या दोनों के लिए एक्सेलरेशन सेम होगा डिफरेंट होगा। अदिति डिफाइन कीजिए क्या दोनों के लिए एक्सेलरेशन सेम होगा डिफरेंट होगा। टेंशन के कंपोनेंट ब्रेक कीजिए, उससे एनालाइज कीजिए कि टेंशन सेम होगा या एक्सेलरेशन सेम होगा। ओके सर। सर M2 वाले पे दोनों दोनों साइड से टेंशन होगा, लाइक दो रोप कनेक्टेड है। हाँ स्ट्रिंग, हाँ स्ट्रिंग है ना दोनों साइड इसलिए। ब्रेक आपने कंपोनेंट, जैसे मैंने यहाँ लिया टी, टेंशन टी, पॉइंट पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन टी, एंड यहाँ पे टेंशन टी। यस सर, इस ये कर डाउनवर्ड ब्लॉक में टोटल अपवर्ड टेंशन टोटल डाउनवर्ड टेंशन इक्वल होगा, इसलिए डाउनवर्ड ब्लॉक पे जो टेंशन एक्ट करेगा वो 2t। सो मैं यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ कि एक्सेलरेशन क्या दोनों ब्लॉक के लिए सेम होगा डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट होगा। m1 का एक्सेलरेशन और m2 का एक्सेलरेशन क्या हो सकता है। सर M2 का A होगा और M1 का 2 है। गुड, तो यहाँ से एक्सेलरेशन a मान लीजिए, तो इसका एक्सेलरेशन 2 है। ठीक है, अब उसके बेस पे दोनों के लिए FBG ड्रॉ कीजिए एंड वहां से इक्वेशन बना के सॉल्व करके एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं m2 ब्लॉक के लिए लिखता तो एक फोर्स एक्ट करता होता उसके वर्टिकली डाउनवर्ड विच इज m1 टाइम्स ऑफ g। तो एक मेरे पास सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उसकी जरूरत नहीं मुझे, सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट, तो ये मेरे पास एंगल थीटा, तो ये मेरे पास टर्म हो जाएगा m1 टाइम्स ऑफ g sin थीटा। एंड टेंशन एक्ट करता होता अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड एक्सेलरेशन इस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए 2 अपवर्ड डायरेक्शन में, मास इसका m1। ऐसा नहीं, यस सर। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बोलते हैं आप। 2A equals T minus M1 G sin theta divided by M1। बहुत अच्छे। फिर 2 को नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर। सो ये पूरा टर्म हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m1a इज इक्वल्स टू t माइनस m1 टाइम्स ऑफ g sin थीटा। सिमिलरली अगर मैं m2 ब्लॉक के लिखता तो उसके लिए क्या इक्वेशन हो सकता था। ये मेरे पास m2, एक फोर्स डाउनवर्ड m2 टाइम्स ऑफ g, एक फोर्स अपवर्ड 2 times of tension, and the whole block will be going downward by some acceleration a. So a will be equals to M2G minus 2T divided by M2। so m2a is equals to m2g minus 2t। क्या दोनों में t का कोफिशिएंट सेम है डिफरेंट है। सर डिफरेंट है। तो मैं इस लेफ्ट वाले इक्वेशन में इक्वेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यस सर। एंड दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा तो सिंपली ऐड कर लीजिएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, डिवाइड कर दीजिए टेंशन आ जाएगा। आया समझ। यस सर। ओके, पहले यहाँ तक नोट डाउन कीजिए आप।
Yes, sir. डन? Yes, sir. ओके, तो हमने पुली प्रॉब्लम पे बेस्ड अलग अलग चीजें सॉल्व कर ली, ठीक है। अगर मेरे पास ब्लॉक ना होके वहां पे कोई इंडिविजुअल अगर आ जाता या कि मान लीजिए मेरे पास कोई सपोर्ट है, इस तरह कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसके ऊपर कोई एक वर्टिकल, यहाँ पे कोई पुली है, उसके साथ कोई एक ब्लॉक अटैच्ड, एक मेरे पास स्ट्रिंग कनेक्टेड इसके साथ, एंड यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये मेरे पास सपोर्ट, ठीक, इस ब्लॉक का अपना कुछ मास है, यहाँ पे F फोर्स से पुल किया गया, तब कहता है कि फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन द ब्लॉक, ठीक। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं इसको? एक मिनट Yes, कोशिश कीजिए। yes. सर F लिखा है तो उसका मतलब एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगी। बस सर A इक्वल्स P माइनस mg/m आ जाएगा। सिंपली मैंने देखिए यहाँ पे अगर टेंशन ब्रेक कीजिए तो उसके हिसाब से देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं स्ट्रिंग में देखूं तो यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे भी टेंशन T, इस पॉइंट पे टेंशन T एंड यहाँ पे भी टेंशन T, ठीक है। तो अगर मैं टोटल लेफ्ट डायरेक्शन में टेंशन, टोटल राइट डायरेक्शन में फोर्स आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यस सर। टोटल लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स कितना है 2T एंड टोटल राइट साइड में डायरेक्शन कितना है F, तो यहाँ से T इज इक्वल्स टू सिंपली F/2 बोल सकते हैं। यस सर। यहाँ पे T is responsible for accelerating of this particular block towards the right direction by some acceleration A. So मैं यहाँ से A is equals to net force by mass of block बोल सकता हूँ। यस सर। तो T की वैल्यू कितनी है F/2 पुट कर दीजिए तो सिंपली कितना हो जाएगा, आया समझ? यस सर। तो इसी तरह से अगर फोर्स दे रखा हो इंस्टीड ऑफ मास तो फोर्स सिंपल किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है उसके हिसाब से टेंशन का रिलेशन निकाल लीजिए फोर्स के टर्म में, एंड देन उस पर्टिकुलर ब्लॉक को कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है एक्सेलरेट कराने के लिए, वो उसका एक्सटर्नल फोर्स होगा एंड उसके हिसाब से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। Find T dash and acceleration of block, एक बार कोशिश कीजिए सॉल्व करने की।
ओके सर, एफ पे तो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लगेगा ना, एफ वाली जो। मतलब टी और एफ आपस में इक्वल होगा एंड वही उस पर्टिकुलर ब्लॉक को एक्सेलरेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सो ए वुड बी इक्वल्स टू एफ बाय एम यस सर। एंड टी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ टी और 2 टाइम्स ऑफ एफ। यस सर। ओके, यहां तक सॉल्व हो गया। यस सर। Okay. इसके बाद नेक्स्ट टर्म एक टर्म डिफाइंड होता है, अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है, तो उसके बेस पे उनके एक मोशंस एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, तब उस पर्टिकुलर मोशन को हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट मोशन, ठीक है। तो एक टॉपिक डालिए, कॉन्स्ट्रेंट मोशन, ठीक। ये सिंपली सिर्फ कंपटीशन का पार्ट होता है, ठीक। होता क्या है, तो पहले सिंपल डिफाइन कीजिए, जैसे मैं एक आसान सा एक टर्म सिखाता हूं आपको। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक ब्लॉक है या कोई एक स्फेयर है ये, ठीक, उसके साथ एक अनदर स्फेयर कनेक्टेड, ये सपोज कर लीजिए यहाँ पे, एंड कोई एक अनदर स्फेयर, ये सपोज कर लीजिए कुछ यहाँ पे, तीनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहा है कुछ इस तरह से। तो मैं बोलूंगा कि जो अपर ब्लॉक है वो अगर फॉल करता होगा तो क्या इन दोनों ब्लॉक या इन दोनों स्फेयर का जो मोशन होगा उस पर अफेक्टेड होगा या नहीं होगा। तब इस पर्टिकुलर तरह के कनेक्टेड बॉडी एक दूसरे के साथ, सो दैट कि मोशन ऑफ वन बॉडी अफेक्ट्स द पाथ एंड मोशन ऑफ द अदर बॉडीज, तब इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रेन्ड मोशन। आया समझ। यस सर। अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए ईच पर्टिकुलर स्फीयर का ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कीजिए, ईच ब्लॉक स्फीयर का एक दूसरे के साथ कैसे होगा, वो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले सिंपल समझते हैं कांस्टेंट मोशन क्या होता है। तो आप बोलिएगा व्हेन मोशन या व्हेन bodies are motion and path of one body dependent on other, तब उस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट सच दैट इसलिए याद है। यस सर। ओके, अब इसमें 2-3 टॉपिक समझना है, ठीक है, अलग अलग कनेक्टेड बॉडीज एक दूसरे के साथ कैसे हो सकते हैं, उसके हिसाब से एक्सेलरेशन टेंशन कैसे डिफाइन करते हैं वो। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में इस पर्टिकुलर के जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट हैं एक दूसरे के ऊपर अप्लाइड फोर्स की वजह से, तब इस रिलेशन को हम बोलते हैं नॉर्मल कॉन्स्ट्रेंट, ठीक। तब इसमें सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा, हमेशा उनकी जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होंगे उनके अलोंग कंपोनेंट ऑफ फोर्स और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपस में हमेशा क्या होगी, इक्वल। तो उन पर्टिकुलर टर्म को आपस में इक्वेट कीजिए एंड देन उसके हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इस पर्टिकुलर में क्या रिलेशन होता होगा, तो मान लीजिए जो अपर ब्लॉक है वो डाउनवर्ड जा रहा होगा सम एक्सीलरेशन a1 से,
तो ये जो ब्लॉक होगा वो लेफ्ट साइड में जा रहा होगा सम एक्सेलरेशन a2 से, एंड चूंकि तीनों आपस में आइडेंटिकल है तो ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करता होगा। तो आपको फाइंड करना है a1 a2 के बीच में क्या रिलेशन होगा। आया समझ? यस सर। तो इसको फाइंड आउट करने का बहुत आसान तरीका होता है, जहां पे बॉडीज कांटेक्ट में है उन पर्टिकुलर कांटेक्ट फोर्स के अलोंग जो कंपोनेंट होंगे सिर्फ उनको इक्वेट कर दीजिए। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास कांटेक्ट फोर्स किसी इस डायरेक्शन में इंक्लाइंड है इस तरह, यहाँ पे मेरे पास इस पर्टिकुलर के लिए एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a1 एंड इस पर्टिकुलर टर्म के लिए एक लेफ्ट साइड में एक्सेलरेशन a2। इस पर्टिकुलर लाइन को एक्सटेंड कीजिए, ठीक। तो अगर मेरे पास ये एंगल यहाँ से थीटा होगा, ठीक, यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये भी मेरे पास एंगल थीटा, तो ये मेरे पास एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, बोल सकते हैं। यस सर। अब उनके अलोंग द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द कंपोनेंट कौन कौन हो सकता है, तो ये मेरे पास a1 है, तो इसके लिए एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा a1 टाइम्स ऑफ cos थीटा। अगर मेरे पास ये a2 है तो उसके लिए इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा a2 टाइम्स ऑफ cos 90 माइनस थीटा which is equals to a2 times sin theta, हो सकता है। यस सर। तो इन दोनों कंपोनेंट जो इसके नॉर्मल डायरेक्शन के अलोंग है वो दोनों हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा उन पर्टिकुलर कनेक्टेड बॉडीज के लिए। तब उसके हिसाब से a1 और a2 के बीच में रिलेशन क्या होता है, फाइंड आउट हो जाता है। आया समझ? यस सर। ओके, पहले इस डायग्राम को बनाइए, ठीक है, फिर मैं इसको इक्वेट करके सॉल्व करना सिखाता हूँ। The component of velocity or acceleration along the normal at the point of contact should be equal. यस सर। डन? यस सर। a1 a2 के बीच में रिलेशन आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे यही क्वेश्चन कहता है कि तीनों स्फीयर अगर आपस में आइडेंटिकल होता तो तीनों स्फीयर का रेडियस इक्वल होता, तो ये जो पॉइंट जो मतलब तीनों का सेंटर होता मिलकर क्या बनाता, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता। यस सर। तो थीटा की वैल्यू वहां पे कितनी हो जाती, 30 डिग्री। यस सर। तो इसके हिसाब से a1 a2 के बीच में डायरेक्ट रिलेशन आया था। यस। ओके, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया। तो मैं यहाँ से Yes, डायरेक्टली sir. बोल सकता था a1 टाइम्स cos थीटा शुड बी इक्वल्स टू a2 टाइम्स sin थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती, तीनों आपस में आइडेंटिकल स्फीयर होते, तो उसके हिसाब से पुट करके सॉल्व हो जाता है। मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? यस सर। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक वर्टिकल डायरेक्शन में एक ब्लॉक है जो अलाउड टू मूव ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है? मतलब किसी इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन इस तरह से है, ये सब कुछ भी नहीं है, ठीक, कुछ ऐसा है। एंड यहाँ पे क्या है, इस पर्टिकुलर जो ब्लॉक जो वर्टिकल प्लेस्ड है उसको अलाउड टू मूव ओनली इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ से साइड से उसको एक प्लेन से कनेक्टेड है ताकि वो फॉल डाउन ना करे, फ्लिप ना कर पाए, ठीक, वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ मूव कर पाए, ठीक। तब उसके लिए मुझे एक्सेलरेशन का रिलेशन फाइंड करना है कि दोनों एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन होगा। क्वेश्चन समझ में आया?
Yes, sir. तो आप सिंपल क्या कीजिएगा, इस ब्लॉक के लिए एक वर्टिकल डाउनवर्ड एक्सेलरेशन मान लीजिए a1, तो ये ब्लॉक किधर जाने की कोशिश करेगा, टुवर्ड्स राइट बाय सम एक्सेलरेशन a2, बोल सकता हूँ। Yes, sir. आप सिंपल क्या कीजिए, अलोंग द प्लेन इस तरह उनके नॉर्मल रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप कंपोनेंट ऑफ फोर्स ब्रेक कीजिए। ये सपोज कर लीजिए एंगल थीटा, ठीक। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक मेरे पास फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में विच इज a1, ठीक। मेरे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है, ठीक, एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये है, ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर Yes, मेरे पास ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल यहाँ से यहाँ तक थीटा होगा, ठीक। तो इस a1 के लिए एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो सकता है विच इज a1 टाइम्स cos थीटा, yes, sir. ठीक है। उसी तरह मैं a2 डिफाइन करूं तो a2 मेरे पास इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में था a2, तो उसके लिए अगर मैं कंपोनेंट ब्रेक करूं, ठीक है, उस पर्टिकुलर रिएक्शन के बेस पे, तो अगर मेरे पास ये एंगल थीटा है तो ये उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 90 minus theta. तो उसका एक कंपोनेंट इधर। तो अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो उसका एक कंपोनेंट इधर, तो ये कंपोनेंट उस पर्टिकुलर a2 के कंपोनेंट को आपस में क्या करता होगा, बैलेंस करता होगा, बोल सकते हैं। Yes, sir. तो ये मेरे पास a2 है, तो उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये मेरे पास डायरेक्शन ये 90 माइनस थीटा है, तो ये हो जाता है मेरे पास a2 टाइम्स cos 90 माइनस थीटा। ये दोनों कंपोनेंट अलोंग इट्स नॉर्मल डायरेक्शन है, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल। तो इसके हिसाब से a1 a2 के बीच में क्या हो जाएगा, रिलेशन फाइंड आउट हो जाएगा। आया समझ? Yes, sir. ओके, इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे इस पर्टिकुलर तरह के जो आपस में कनेक्टेड होंगे, तो उनके हमेशा जो नॉर्मल कंपोनेंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में है उसके अलावा हर कंपोनेंट को कैलकुलेट कीजिए, लॉस के लिए उनको इक्वेट करके उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। Yes, sir. ओके, एक दूसरा मैं कांस्टेंट मोशन बताता हूँ, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया. ओके, एक दूसरा कांस्टेंट मोशन होता है स्ट्रिंग के लेंथ के हिसाब से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट। जैसे मैं आपको बोलूं कि मेरे पास कोई सपोर्ट है, ठीक, ये यहाँ पे मेरे पास एक पुली इस पॉइंट पे कनेक्टेड, एक मेरे पास पुली दिस इस पॉइंट पे कनेक्टेड, एंड फिर उसके साथ कोई ब्लॉक या आप वेलोसिटी मान लीजिए उसके हिसाब से। एक मेरे पास स्ट्रिंग ये कनेक्टेड है, स्ट्रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है, स्ट्रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है, इस तरह। ये मेरे पास सपोर्ट है, ठीक, ये मेरे पास सपोर्ट ऐसे। अगर मैं इसको v वेलोसिटी से मूव कराता हूँ डाउनवर्ड, ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है या ये जो पर्टिकुलर पुली है उसके साथ कोई ब्लॉक अगर अटैच कर दीजिए तो उसकी वेलोसिटी अपर डायरेक्शन में सम v डैश होगी। तो इस v और v डैश के बीच में क्या रिलेशन होगा, मुझे ये फाइंड आउट करना है, ठीक। तो देखिए स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक। तो इस पर्टिकुलर मोशन में क्या कीजिए, टोटल लेंथ हम सिंपली डिफाइन करते हैं, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आप सिंपल क्या कीजिए, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से उनका सम कीजिए। अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो एक बार डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। क्यों, क्योंकि लेंथ टोटल उस पर्टिकुलर के लिए L होगा एंड उसका डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट टर्म का हमेशा कितना होता है, 0। तो उसके हिसाब से वेलोसिटी उन पर्टिकुलर सिस्टम के बीच में क्या उन पर्टिकुलर ब्लॉक के बीच में आ जाएगा या एक्सेलरेशन उस पर्टिकुलर ब्लॉक के बीच में रिलेट आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ तो देखिए मैं सॉल्व करने का तरीका सिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक वर्टिकल डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन, एंड एक मेरे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन।
ऐसे बोल सकते हैं। Yes, sir. सिमिलरली आपका इस साइड भी होगा सेम टर्म, ठीक है। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस इज x, ये भी डिस्टेंस x, ये भी डिस्टेंस x। वर्टिकल डिस्टेंस को आप मान लीजिए y, ठीक, एंड इस डिस्टेंस को आप मान लीजिए यहां से यहां तक z, ठीक। तो अगर मैं टोटल लेंथ डिफाइन करूं तो ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस Square वाई plus स्क्वायर। y. So total length of the string L is equals to Z plus 2 times under root x square plus y square, बोल सकते हैं। Yes, sir. अब क्या कहता है कि अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो एक बार डिफरेंशिएट करके जीरो पुट कर दीजिए। भाई कैसे, तो जस्ट डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dl ओवर dt इज इक्वल्स टू, यहाँ पे z है तो ये हो जाएगा dz ओवर dt। z यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं है, उस पर्टिकुलर लेंथ को मैंने अज्यूम किया है x y z, ठीक है। आप कोऑर्डिनेट मत मान लीजिएगा, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट, ये सिंपली लेंथ है। आप L1 L2 L3 ले सकते हैं, आपकी मर्जी। प्लस 2 टाइम्स यहाँ पे अंडर रूट है, अंडर रूट को एक्सपोनेंशियल में हाफ लिख सकते हैं, तो इसके पास दो फंक्शन, एक एक्सपोनेंशियल हाफ तो उसका डिफरेंशिएशन 1/2 टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर से उसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x 2x. dx ओवर dt प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y dy ओवर dt। आया समझ? Yes, sir. अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सा टर्म कैंसिल आउट हो सकता है एंड किन किन की वैल्यू जीरो हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए dl ओवर dt, l वाज कांस्टेंट सो इट्स डेरिवेटिव शुड बी जीरो। Yes, sir. So 0 is equals to dz over dt was velocity v along downward direction, so we can simply write it as v, ठीक है। Yes, sir. यहाँ पे देखिए x उसकी वैल्यू चेंज करेगी या नहीं चेंज करेगी, चाहे ब्लॉक अपवर्ड जाए डाउनवर्ड जाए, x में कोई चेंज नहीं होगा, Yes, बोल सकते sir. हैं। तो Yes, x sir. कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो, 0. एंड जीरो मल्टीप्लाइड इन नंबर इज जीरो, ठीक है। Yes, sir. यहाँ पे dy by dt को मैं क्या बोल सकता हूँ, v डैश बोल सकता हूँ, क्योंकि वर्टिकल Yes, डायरेक्शन sir. में वेलोसिटी चेंज, तो मैं इस पर्टिकुलर टर्म को v डैश बोल सकता हूँ। तो सिंपली यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट, तो ये लिख सकता हूँ प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर, यहाँ पे बचेगा न्यूमरेटर में 2 टाइम्स y एंड dy by dt इज v डैश, बोल सकते हैं। Yes, sir. तो इस थीटा के जस्ट बेस कौन सा है, y, ठीक, एंड हाइपोटेनस कौन सा है, ये लेंथ अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बोल सकते हैं। Yes, sir. तो यहाँ पे देखिए इस पूरे टर्म में, इस रिलेशन में क्या दिख रहा है आपको, y बाय रूट अंडर दिस टर्म दिख रहा है। Yes, sir. इसको मैं cos थीटा बोल सकता हूँ। Yes, sir. तो 0 इज इक्वल्स टू v प्लस 2 टाइम्स ऑफ v डैश टाइम्स cos थीटा, तो यहाँ से v डैश की वैल्यू आ जाएगी Yes, sir. माइनस ऑफ 2 ओवर cos थीटा। आया समझ? Yes, sir. समझ आया? तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है, सब में क्या कीजिए, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमेशा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर टर्म में जो भी आपका एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोलता है, टेंशन का मतलब वेलोसिटी निकालने के लिए बोलता, तो जैसे मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी निकालने के लिए, अगर इसको 2 बार डिफरेंशिएट करता तो एक्सेलरेशन फाइंड हो जाता। है समझ? Yes, sir. ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए।
डन? Yes, sir. ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ आसान सा। सपोज कर लीजिए मेरे पास कोई एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यहाँ पे मेरे पास कोई एक ब्लॉक है इस तरह, ठीक। ये एक पुली के साथ कनेक्टेड, पुली मेरे पास यहाँ पे है, ये मेरे पास कनेक्शन कुछ इस तरह से, एंड यहाँ से आगे कनेक्शन कुछ इस तरह से। ये मेरे पास सपोर्ट। अगर इस ब्लॉक में वेलोसिटी इस डायरेक्शन में सपोज कर लीजिए v0 है थीटा एंगल पे, एंड यहाँ पे स्ट्रिंग को पुल किया जा रहा है v वेलोसिटी से, तो क्वेश्चन पूछता है फाइंड रिलेशन बिटवीन v एंड v0। ट्राई कीजिए, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लीजिए एंड उस लेंथ को कांस्टेंट मानिए, एक बार डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल पुट कीजिए, देखिए आपका रिलेशन आ जाएगा अपने आप। कोशिश कीजिए। अदिति सॉल्व हुआ? एक मिनट। सर ये वाला समझा दूं? ठीक है, पहला काम क्या कीजिए, इसमें एक वर्टिकल डायरेक्शन एंड एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आप लेंथ ड्रॉ कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया इस तरह। एक्चुअली में डॉट डॉट लाइन, ठीक। उन पर्टिकुलर की कुछ नेमिंग कर लीजिए, ठीक है। जैसे इस हॉरिजॉन्टल लेंथ को मैं बोल सकता हूँ x, इसको बोल सकता हूँ y, और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है उसको आप बोल दीजिए z। So just try to calculate total length of the string. कितना होगा? अदिति? हेलो? यस सर। हाँ, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी होगी बताइए जरा, in terms of x, y and z. रूट z plus root z under x square plus y square. Just differentiate it. तो dl over dt, z का डिफरेंशिएशन z dz over dt, इस टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx over dt एंड वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy। अब यहाँ पे देखिए, क्या y कंपोनेंट की वैल्यू चेंज करेगी कि नहीं चेंज करेगी? नो सर। क्योंकि ये जो ब्लॉक है वो हमेशा हॉरिजॉन्टली मूव करता जाएगा यहाँ तक, इसलिए y टर्म हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि जो टोटल लेंथ होगी मतलब वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन पुली एंड के जो बेस होगा वो सेम रहेगा, इसलिए y कांस्टेंट है, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। बच क्या क्या टर्म गया? dl over dt कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0,
dz over dt की वैल्यू कितनी दे रखी है? dz over dt की वैल्यू v plus 2 cancel out, so we're left with x over under root x square plus y square, and dx over dt is velocity along x component or horizontal direction. कितना दे रखा है वहां पे? so v naught. अगर मेरे पास ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल थीटा होगा. yes sir. इस थीटा के एडजेसेंट x एंड हाइपोटेनस ये, तो बेस ओवर हाइपोटेनस ये टर्म कितना कहलाएगा? cos theta. तो 0 इज इक्वल्स टू v प्लस v नॉट टाइम्स cos थीटा. तो अगर मुझे v नॉट फाइंड आउट करना होता v के टर्म में या v फाइंड आउट करना v नॉट के टर्म में, तो इस तरह के बीच में रिलेशन आ गया. तो v शुड बी इक्वल्स टू v नॉट टाइम्स cos थीटा. बोल सकते हैं? yes sir. इसको एक और आसान v माइनस में आ जाएगा. हाँ, नेगेटिव में, कि बस उसका डायरेक्शन के बेस पे और कुछ भी नहीं और कुछ नहीं. yes. ठीक है, एक और तरीका होता है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए. ठीक है, जैसे मैंने कांस्टेंट मोशन में कहा था कनेक्टेड बॉडीज होंगी, तो अगर कांटेक्ट है तो उनके नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन में जो मोशन होगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, उनको इक्वेट कीजिए. अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के लिए उनके स्ट्रिंग के लेंथ में जो कंपोनेंट होगा उनको इक्वेट कीजिए. सो मैं इसको इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं. अगर ये v नॉट है तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ जाता होगा, कितना? cos v naught. और यही कंपोनेंट एक्चुअली में उसके अलोंग है v के इक्वल, तो v और v नॉट cos थीटा आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. yes sir. तो मैं वैसे भी डायरेक्टली लिख सकता था. आया समझ? yes sir. इसको नोट डाउन कर लीजिए. मैं आपको थर्ड रिलेशन एक सिखाता हूँ. डन? yes sir. ओके, एक थर्ड रिलेशन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रिजिड बॉडी कॉन्स्ट्रेंट. अरे कहाँ है आपका फोन? मीटिंग ज्वाइन करनी क्या मुसीबत है, इंग्लिश में तो कुछ भी नहीं मिलता. ओके, देखिए, थर्ड इज रिजिड बॉडी कॉन्स्ट्रेंट. देखिए क्या है, कहीं बिजी हैं आप? नो सर. ओके, देखिए, जैसे मेरे पास ये कंपोनेंट एक्सिस दे रखा है. अब इसमें कोई रिजिड बॉडी ले लीजिए, जैसे कोई लैडर ले लीजिए, कोई रॉड ले लीजिए, एंड उसको इस पर्टिकुलर के अलोंग इस तरह मैंने कनेक्ट कर दिया. एक मिनट, मैंने कुछ ऐसा कंपोनेंट ले लिया. ठीक है, अब कहता है कि इसके दो डिफरेंट एंड पॉइंट हैं. ठीक है, एक मेरे पास एंड पॉइंट है ये, इसको आप सपोज कर लीजिए B, और एक एंड पॉइंट है ये, इसको सपोज कर लीजिए A. If point A is falling downward at some velocity VA and B is going towards right with some velocity B, then find relation between A and B if this is your alpha. ठीक, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिजिड बॉडी कॉन्स्टेंट. तो मान लेते हैं टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L वो हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी, चेंज नहीं करती होगी. yes sir. मैं टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L वो हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी. yes sir. तो आप हॉरिजॉन्टल लेंथ यहाँ से यहाँ तक को x मान लीजिए, वर्टिकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक को क्या मान लीजिए? y मान लीजिए. बोल सकते हैं? तो L should be directly equals to root under x square plus y square. बोल सकते हैं? yes sir. Just differentiate it and dx over dt की जगह पे आप dv पुट कर दीजिए, dy over dt की जगह पे आप
VA पुट कर दीजिए एंड जस्ट वहां से दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा। आया समझ? यस सर। एक बार कोशिश कीजिए, देखिए आंसर कितना आता है। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, ज्यादा आसान होता रहता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। लिख लिया? डन। सर ये 1/2√x² + y²। रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। वैसे भी कर सकती है, नहीं तो रूट के टर्म में भी ओके। रखिएगा, तभी भी आंसर सही नहीं आएगा। फिर ये आगे नहीं हो रहा डिफरेंशिएट करने के बाद, लाइक देखिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो ये एल स्क्वायर, तो लिख सकता हूँ 2l dl/dt, लिख सकता हूँ 2x dx/dt, इसको लिख सकता हूँ 2y dy/dt। ठीक, ये पूरा यस टर्म सर। जीरो हो जाएगा। 2 and 2 कैंसिल आउट, उससे जाके जीरो हो गया, तो 0 इज इक्वल्स टू x dx/dt is velocity along b plus y dy/dt is velocity along a। इसको उस साइड ले जाइए तो हो जाएगा x टाइम्स vb माइनस y टाइम्स va। तो हो जाएगा vb इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y ओवर x टाइम्स va। यहाँ पे y और x परपेंडिकुलर एंड बेस अल्फा के लिए है, यस सर। so we can simply write it as va times tan alpha। बोल सकते हैं। यस सर। एकदम इसका एक रिलेशन और भी होता है कि जब कभी रिजिड बॉडी कांस्टेंट हो, एक ही रिजिड बॉडी हो, तो रिजिड बॉडी में किसी भी दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जैसे यहाँ पे ए और बी है, वो दो पॉइंट है, उनके अलोंग, उनके मोशन के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो इसको शॉर्टकट ऐसे भी आप समझ सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन along the line joining the point should be equal। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करता मैं, ठीक, एक अनदर वे से। जैसे आप सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे जो स्ट्रिंग है कुछ इस तरह, ये मेरे पास कुछ ऐसा था, उसके अलोंग जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट आपको इधर दे रखा था विच इज बीबी। तो अगर मैं लाइन जॉइनिंग एक्सटेंड करता तो ये मेरे पास अगर अल्फा है तो इस लाइन को एक्सटेंड कीजिए तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी अल्फा हो जाएगा।
Yes, sir. तो अगर ये VB है तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना हो जाता है, VB टाइम्स cos VB अल्फा। cos theta cos alpha. यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना था, VA। ठीक, ये मेरे पास एंगल 90 माइनस अल्फा, इसलिए ये डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो कितना होता है, VA टाइम्स Yes, 90 माइनस sin. cos 90 माइनस अल्फा विच इज sin अल्फा। ठीक, दोनों कंपोनेंट अलोंग सेम लाइन जॉइनिंग है, दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता। Yes, sir. So we can simply write it as VA times sin alpha should be equals to VB times cos alpha. Cos alpha नीचे ले जाइए तो हो जाता है VA times tan alpha should be equals to VB. Exactly same relation आया। Yes, sir. तो या तो आप कांस्टेंट रिलेशन यूज कीजिए, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और लेंथ ऑफ रॉड हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, एंड उसके हिसाब से जो भी कंपोनेंट हो उन टर्म्स को डिफरेंशिएट कर दीजिए एंड देन सॉल्व करने के बाद रिलेशन हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कनेक्टेड बॉडीज में सिर्फ 3 अलग अलग कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. लिख लिया आपने? So 1 minute. Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक्स के बाद, ठीक, पुलिस सिस्टम एंड ये सारी चीजें सॉल्व करने के बाद एक टर्म आता है, उसको बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ कॉनकरेंट फोर्सेस। पहली बात, कॉनकरेंट का मतलब क्या होता है? कभी नाम सुना है कॉनकरेंट? अदिति? Yes, sir. कॉनकरेंट का नाम कभी सुना आपने? Yes, sir. कहाँ सुना, क्या नाम, क्या मतलब इसका? Like concurrent forces जैसे like बहुत सारे forces एक टाइम पे एक टाइम पे कहाँ पे एक्ट करते हो? किसी पर्टिकुलर बॉडी। हाँ, किसी एक सिंगल बॉडी पे। यस। तो एक्चुअली में कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक, कॉन्करेंट लाइंस, एक सिंगल पॉइंट से अगर लाइन बहुत सारे ड्रॉ किए जाएं तो सारे लाइन को कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब, इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ सिंगल पॉइंट और अ सिंगल ऑब्जेक्ट, तब उसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। इफ large number of forces are acting on single point और ऑब्जेक्ट, तब उनको हम बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। अगर उनके सारे का सम 0 के इक्वल हो जाए तब उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। तो कहता है इफ सम ऑफ ऑल concurrent forces is equals to 0, तब उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। मींस समेशन ऑफ एफ शुड बी इक्वल्स टू कितना, 0। आया समझ? यस सर। अब इस बेस्ड एक आसान से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। वो कहता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, यहाँ पे इसका मास कितना m, इसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे फोर्सेस, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक मेरे पास फोर्स इस डायरेक्शन में, एक मेरे पास फोर्स इस डायरेक्शन में ले लीजिए, मेरे पास फोर्स इस डायरेक्शन में, एंड बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ये मैंने सेम लाइन ज्वाइनिंग बनाया, वो लाइन ज्वाइनिंग अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। जस्ट ऑपोजिट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे फोर्स F1 है, यहाँ पे फोर्स F2 है, एंड सो ऑन पूरा सम करके Fn हो गया। ये मेरे पास ब्लॉक जो इस पॉइंट पे है उसका मास m है, ठीक। तो अगर कहता है कि सबका सम अगर 0 हो जाए तो क्या उस ब्लॉक में कोई एक्सीलरेशन होगा?
आप बोलिएगा नहीं, ठीक। तो क्वेश्चन पूछता है कि if initially net force acting on the block is 0, now F2 is removed, then find acceleration of block. आया समझ? Yes, sir. तो इसको ट्राई कैसे करेंगे, कोशिश कर सकते हैं आप सॉल्व करने की? Yes, sir. अदिति सॉल्व हुआ? Sir, ये F2 नहीं, एक मिनट। मैं आपको एक क्लिप समझाता हूँ पहले, फिर उसके बाद इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई ब्लॉक है, ठीक, यहाँ पे इसका मास m है, इस पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास इस डायरेक्शन में F और इस डायरेक्शन में F, which are inclined at 60 डिग्री। तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा? हेलो अदिति, हेलो, हेलो, Yes, sir. Network. ओके ओके। मैंने कहा कि अगर ये फोर्स F है और ये फोर्स F है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? वो √a² + b²। हाँ, Yes, sir. इसकी वैल्यू इतनी आएगी। Yes, sir. सो अगर मुझे एक थर्ड फोर्स की जरूरत पड़े इस डायरेक्शन में जो उसको बैलेंस कर दे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? √3 टाइम्स ऑफ F बोल सकता हूँ, Yes, sir. ताकि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक शुड बी कितना? 0। आया समझ? Yes, sir. अब इसको नाम दे दीजिए F1, इसको नाम दे दीजिए F2 और इसको नाम दे दीजिए F3। ठीक, बोल सकते हैं? Yes, sir. अब मैं बोलता कि अगर मैं F3 की वैल्यू को रिमूव कर दूं, तब मुझे कितना एक्सेलरेशन होता इस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए अगर इसका मास m होता तब। कहता है F3 इज रिमूव्ड, ठीक, तब एक्सेलरेशन कितना होता? तो ये अगर हटा दिया जाता, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में? इधर की तरफ। कितनी वैल्यू Yes, sir. की? √3F. √3 टाइम्स ऑफ F डिवाइड बाय मास।
ये जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ है? इस F3 के जस्ट ऑपोजिट है। Yes, sir. तो इसके जस्ट ऑपोजिट है तो उसको मैं साइन कैसे ले सकता हूँ? नेगेटिव ले सकता हूँ। Yes, sir. और ये जो पूरी वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू को मैं F3 बोल सकता हूँ। Yes, sir. तो सिंपली यहाँ से कंक्लूजन निकल के आया, जिस भी फोर्स को आप रिमूव्ड आउट कीजिए, इम्पैक्ट है वो तो कैंसिल आउट कर रहे हैं। सिर्फ जो फोर्स को मैं रिमूव्ड आउट कर रहा हूँ, सिर्फ उसको काउंटर बैलेंस करने वाला जो कंपोनेंट है वो रिमूव्ड आउट हो गया, तो उतना इम्पैक्ट तो देगा ना उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अपोजिट डायरेक्शन में। Yes, sir. तो इसके हिसाब से मैं इस क्वेश्चन में क्या कहता कि जिस फोर्स को आप रिमूव कीजिए, सिर्फ एक्सेलरेशन उस फोर्स टाइम्स अपॉन मास किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। चाहे उस पर कितनी भी फोर्सेस एक्ट करते होते, किसी भी एंगल पे एक्ट करते होते, हमेशा आंसर इसी तरह होगा। आया समझ? Yes, sir. तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे सबके लिए याद रखिएगा, फोर्स जो रिमूव्ड होगा अपॉन मास, जो फोर्स रिमूव्ड हुआ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा याद रखिएगा। कोई डाउट? No, sir. ओके, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया? इसको लिख लिया था आपने? Yes, sir. इसको? Yes, sir. ओके देन इतना पढ़ के रखिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको इस पे बेस कुछ प्रॉब्लम सिखाऊंगा, एंड देन फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड स्यूडो फोर्स करना शुरू करेंगे। ठीक है? Yes, sir. ओके, Thank you, sir. थैंक यू।